जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक जो है दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दोस्तों उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा। ऑर्गेनाइजेशन वो जगह, वो प्लेस जहां पे हम मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि दोस्तों कोई भी इंफॉर्मेशन जीके या फिर पढ़ाई से रिलेटेड हो आप लोगों को दोस्तों हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आइए हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, कभी भी हम काम को करेंगे, वर्क को परफॉर्म करेंगे, तो क्या काम की जरूरत पड़ेगी, हमको प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। प्लानिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे, स्टाफ को रिक्रूट करेंगे और क्या करेंगे, उस जगह पे ऑर्गेनाइजेशन वो जगह होती है जहां पे हम दोस्तों क्या है मिलकर काम करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन हर जगह पाई जाती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो आपकी फैक्ट्रीज हो दोस्तों, चाहे वो आपके फर्म हो, चाहे कुछ भी हो, एनी अदर प्लेसेस, हर प्लेस में दोस्तों आपको ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। वह संस्था जो मिलकर काम करती है दोस्तों उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अगर मैं दोस्तों सिंपल वे में आपसे बात करूं ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आज के टाइम पे आप नई जनरेशन के हैं, इस टाइम पे क्या चल रहा है, तो यस इस टाइम पे सारे के सारे ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम स्क्रीन पे जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले मैं कहता हूं फ्लिपकार्ट, आपने नाम सुना होगा फ्लिपकार्ट। दूसरा आपका अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया। ये सारी की सारी कंपनी क्या है दोस्तों, तो ये सारी की सारी कंपनी क्या है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था ही है जो ऑनलाइन काम कर रही है। कुछ ऑनलाइन काम करते हैं और कुछ ऑफलाइन भी काम करते हैं दोस्तों। तो सिंपल वे में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन वो जगह है, वो प्लेस है जहां पे लोग काम करते हैं, जहां पे एक सुपीरियर होता है और एक जूनियर होता है, जो कि क्या करते हैं, काम को परफॉर्म करते हैं। हर किसी का एक सुपीरियर होता है, एक जूनियर होता है। सुपीरियर का क्या काम होता है, जूनियर जो है सुपीरियर को क्या करता है, रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो उसने काम किया, जो उसने वर्क परफॉर्म किया, उसके बारे में उसको पूरी तरीके से नॉलेज देना, इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग, मतलब काम जो किया है उसके बारे में अपने सुपीरियर को बताना, रिपोर्टिंग कहलाता है। और ये किसके देखरेख में होगा, ये देखरेख में होगा किसके, जो सुपीरियर है उसके देखरेख में होगा। सुपीरियर को पता होता है सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं बात करता हूं तो किसकी हो जाएगी, सुपीरियर की। तो सुपीरियर के पास में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अकाउंटेबिलिटी भी किसके पास में है, सुपीरियर के पास में। और क्या है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है चेकिंग द डाटा को चेक करना। तो दोस्तों थोड़ा डीप में चलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी तरह समझते हैं। आप लोगों को नॉर्मल समझ में आ चुका है, एक सुपीरियर होता है, एक जूनियर होता है। जूनियर क्या होते हैं, कई सारे होते हैं, वर्क को परफॉर्म करते हैं और क्या करता है, रिपोर्ट करते हैं दोस्तों, किसको, तो यस सुपीरियर को। आप लोगों को भी पता होगा, अगर आप लोग स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं तो आपके स्कूल में सबसे हेड कौन है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल से नीचे वाइस प्रिंसिपल है, या फिर आप लोग का एडमिन, एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज, सो ऑन, बहुत सारे होते हैं, कोऑर्डिनेटर वगैरह, ये सब है। तो क्या चीज है, एक हायरार्की सिस्टम है कि उस टाइप से वो काम करते हैं। और जो सबसे नीचे में है वो कौन है, आपके स्टूडेंट्स वगैरह हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लास टीचर्स को, अपने टीचर्स को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। क्लास टीचर अपने ऊपर सुपीरियर को रिपोर्ट करते हैं, वो अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करते हैं। ये रिपोर्टिंग सिस्टम जो होती है दोस्तों, यही ऑर्गेनाइजेशन में होती है दोस्तों। तो ऑर्गेनाइजेशन मेरे ख्याल से आपको लगता है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका होगा। जब आप पढ़ेंगे तो और डीप में आपको क्लियर होने वाला है दोस्तों। तो आइए हम रीड कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है, एक काम करने का तरीका है। कैसे, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग दी वर्क टू बी परफॉर्म। इस टाइप से काम करना। तो आइडेंटिफाई का मतलब होता है काम को पहचानना कि किसका क्या काम है, एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, और मिलके साथ में काम करना। देखिए, अगर किसी का एक स्कूल है तो ऐसा हो ही नहीं सकता एक स्कूल में सिर्फ एक बंदा काम करता हो। स्कूल में किसकी जरूरत पड़ती है, तो यस स्कूल में प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है। स्कूल में प्रिंसिपल के बाद में वाइस प्रिंसिपल हुआ तो ठीक है, ना तो फिर इंचार्ज की जरूरत पड़ती है। स्कूल में किस चीज की जरूरत पड़ती है, स्कूल में यस स्टाफ के, टीचर्स की जरूरत पड़ती है। स्कूल में टीचर्स के साथ में क्या जरूरत पड़ती है, स्वीपर की जरूरत पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, स्वीपर की जरूरत पड़ती है। और क्या, पियोन की जरूरत पड़ती है। ये सब बंदों की जरूरत मिनिमम है। ये जब तक सभी बंदे नहीं होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तब तक दोस्तों वहां वर्क परफॉर्म हो ही नहीं सकता है। अगर मानिए इसमें से कोई ना कोई प्रेजेंट नहीं है, मानिए टीचर्स नहीं है प्रेजेंट, 2-3 टीचर एब्सेंट है, तो उस कंडीशन पे भी इनके सिस्टम बिगड़ जाएगा। पीएन अगर प्रेजेंट नहीं एब्सेंट है तो भी सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसका मतलब ये जो टास्क है, ये टास्क कौन सा है, यस ग्रुपिंग टास्क है। ग्रुप एफर्ट से मिल के काम करना ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आता है। फिर क्या कहता है, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है काम को, जिम्मेवारी को देना, किसी को जिम्मेवारी देना। डेलीगेटिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और डेलीगेट का मतलब होता है देना। एंड ऑथोरिटी भी दे सकते हैं, मतलब एक तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ऑथोरिटी दे दी। देखिए दोनों चीज एक साथ में
आ सकते हैं, वरना एक एक भी आ सकते हैं। आपको दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब था आपको काम दे दिया गया कि ये काम आपका है, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अच्छा, काम दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और ऑथोरिटी नहीं दी, पावर नहीं दी। ऑथोरिटी का मतलब था पावर। अगर पावर नहीं दी तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी कोई सुनेगा नहीं। पावर के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तभी जाके वर्क जो होगा वो ज्यादा ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों मान के चलिए कि मॉनिटर क्लास का बना दिया एक बच्चे को, वो बेचारा आगे आके खड़ा हो गया, बोल रहा है भाई सबको चुप करने के लिए, उसने कह दिया। उसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आप क्लास को चुप करिए, कोई इश्यू की बात नहीं। लेकिन अगर आप उसको पावर नहीं देंगे तो उसका कोई भी क्लास में मेंटेन नहीं होने वाला है। क्या चीज? डिसिप्लिन। तो इसका मतलब क्या चीज? पावर का मतलब क्या कि अगर कोई बच्चा उसकी बात नहीं मानता, फर्स्ट वार्निंग सेकंड वार्निंग के अंदर, वो उस कंडीशन पे टीचर उसको पनिशमेंट देगा। अगर ये पावर भी उसको मिलती है, या मॉनिटर उसे क्लास से बाहर कर देगा, या फिर कोई भी पावर इस टाइप से मिलती है, तो उस कंडीशन में हम मान के चलेंगे क्या कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके बच्चे ज्यादा सुनेंगे। तो ऑब्वियस ये बात है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और पावर नहीं दे रहे हैं तो भी बेनिफिट नहीं है। तो ऑथोरिटी के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ऑथोरिटी होना जरूरी है। एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप ऑफ पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। इस टाइप से रिलेशनशिप होना लोगों के बीच में, ताकि क्या हो सके, काम जो है बहुत ही इफेक्टिव हो सके, बहुत ही एफिशिएंसी के तरीके से हो सके और बहुत अच्छा काम परफॉर्म कर सके। तो यही बात कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ग्रुप एक्टिविटी है जिसके अंदर में सभी बंदे मिलके काम करते हैं, ताकि वे अपने ग्रुप गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। ग्रुप गोल जो होगा उनका, उसको अचीव कर सके। यही दोस्तों क्या है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग एंड, ये चीज का मतलब क्या होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है उसको मिलके काम करवाना, इकट्ठा काम करवाना, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। तो आइए दोस्तों आगे हम कर लेते हैं स्टेप्स क्या है, प्रोसेस क्या है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। पहले प्रोसेस के ऊपर में हम चलते हैं कि प्रोसेस क्या है ऑर्गेनाइजिंग का। पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दोस्तों पहले आप काम को पहचाने। देखिए इसको मैं बहुत ज्यादा ब्रीफ में बताऊंगा, अभी थोड़ा ऊपर ऊपर का बता रहा हूं आप लोगों को। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, काम को आइडेंटिफाई करना, किसका क्या काम है। मानिए आपके कंपनी के अंदर में वर्क नंबर 1, वर्क 2, वर्क 3 और वर्क 4 है। वर्क 4 जो है बहुत ज्यादा टफ वर्क है, ये हार्ड वर्क है। तो ये हार्ड वर्क को उसको देना जो कि हार्ड पर्सन है, वो उस पर्सन को देना जो पर्सन क्या करता है, हार्ड वर्किंग है। तो इस टाइप से काम को क्या करना, बाइफरकेट करना, काम का बंटवारा करना। दोस्तों क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आपने वर्क को आइडेंटिफाई किया, पहचाना, और वर्क को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। इसे कहेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट बांट देना। आप लोगों को पता होगा डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे सेल्स की डिपार्टमेंट होगी आप लोगों की, परचेज की डिपार्टमेंट होगी आप लोगों की, और किस चीज की डिपार्टमेंट होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट होगी आप लोगों की। इस टाइप से कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे काम होते हैं, परफॉर्म होते हैं, वर्क परफॉर्म होते हैं। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटी को असाइन कर देना, दे देना, ड्यूटी दे देना, किसी को भी ड्यूटी दे देना, मतलब काम दे देना, ये क्या कहता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कहलाता है। किसको क्या काम देना है, क्या ड्यूटी देनी है, यही असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी है। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, हर किसी के एक रिपोर्टिंग, एक हायरार्की सिस्टम बनाना कि ये दो बंदे मिलके किसको रिपोर्ट करेंगे, तो यस इसको रिपोर्ट करेंगे। और जो नीचे बंदे कितने सारे हैं, 10 बंदे हैं, वो किसको रिपोर्ट करेंगे, तो यस इनको रिपोर्ट करेंगे। इस टाइप से रिपोर्टिंग सिस्टम बनाना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इसके बारे में पता होना जरूरी है। तभी जाके दोस्तों क्या है, वर्क जो है अच्छा हो सकता है, वर्क परफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन पे इस टाइप्स के फॉलो नहीं करते रूल्स को, वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छी नहीं चल पाती है। लेकिन इसके अंदर में भी होता है कि अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या स्टेप उठाने हैं, और लार्ज है तो क्या स्टेप उठाने हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, इसी के बारे में डीप स्टडी करने वाले हैं हम दोस्तों, और धुआंधार तरीके से। आइए पहला पॉइंट क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। यस, आइडेंटिफाई करना, काम को आइडेंटिफाई करो, पहचानो काम को, किसका क्या काम है, फिर काम दो। तो देखिए क्या लिखा है, द टोटल वर्क्स टू बी डन, जो भी टोटल वर्क होगा, जो भी पूरा काम होगा, शुड बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जॉब एज अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमिन्ड प्लान। जो आपने प्लान बनाया है, जो आपका प्लान बन चुका है, उस हिसाब से स्पेसिफिक जॉब देना। जो बंदा जिसके काबिल है उसको वो जॉब देना, जो बंदा जिसके काबिल है उसको जॉब देना ही आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क कहलाता है। जैसे ए सेट ऑफ रिलेटेड टास्क दैट कैन बी परफॉर्म बाय इंडिविजुअल, कोई एक ऐसा काम जो सिर्फ एक इंडिविजुअल कर सकता है, एक व्यक्ति कर सकता है, तो दूसरे को ना देना, सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को उठाया और काम, उस व्यक्ति को उठाया और काम दे दिया। इसी को क्या कहेंगे हम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स एंड स्किल्स, प्लस में अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अगर हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क का बंटवारा करते हैं,
तो जो स्पेशल बंदा है, स्किल्ड पर्सन जो है, उसी को काम मिलेगा। कौन सा? वो काम जो स्किल्ड के लायक है स्किल्ड को मिलेगा, सेमी स्किल्ड के लायक है सेमी स्किल्ड को मिलेगा, और अनस्किल्ड के लायक है तो अनस्किल्ड को मिलने वाला है दोस्तों। तो ये बात इसके अंदर मैं कहता, ताकि वो इंश्योर कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहता है कि वो अपने ऑब्जेक्ट को, अपने जो उसका गोल है उसे अचीव करना, तो उसको काम को इस टाइप से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि जो जिसके लायक काम का है उसको वह काम देना, तभी जाके अपना एफर्ट्स दिखा सकता। आप मान के चलिए नॉर्मल कंडीशन में मैं बोलता हूं कि स्किल्ड वर्कर है और स्किल्ड वर्कर को आपने ऐसी मशीन दे दी जिस मशीन पे वो बेचारा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ये क्या करेगा, ये प्रोडक्शंस को कम कर देगा। प्रोडक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, लेस प्रोडक्शन हो जाएगी। रीजन क्या? स्किल्ड को आप खराब मशीन दे रहे हो, और जो आपका अनस्किल्ड बंदा है, मतलब जो बंदा अच्छा ढंग से काम नहीं कर सकता, जिसको पूरी नॉलेज नहीं है मशीनरी की, उसको आपने मशीन दे दी, बहुत ही अच्छी सुपीरियर मशीन दे दी। तो ऐसी मशीन क्या होगा कि मशीन सुपीरियर है लेकिन बंदा तो अनस्किल्ड है, तो भी प्रोडक्शन दोस्तों क्या होगी, कम होगी। तो डिवीजन ऑफ वर्क इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपोर्टेंट पार्ट होता है। आइए दोस्तों, दूसरा कहते हैं क्या चीज, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है डिपार्टमेंट वाइज में चीज को बांटना। जैसे देखिए आप लोगों को डिपार्टमेंट कैसे दे रखा है, पहला फंक्शनल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग हो गया, पर्सनल हो गया, फाइनेंस हो गया, एटीसी। प्रोडक्ट वाइज में दे दिया आप लोगों को, जैसे टेक्सटाइल होगी, केमिकल होगी, पावर होगी, ये होगी। टेरिटरी होगी, जैसे वेस्टर्न होगी, नॉर्थ होगी, कैपिटल होगी। डिपार्टमेंट कैसे बांटा है इसके बारे में समझाया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिए। ये मान के चलिए पूरा का पूरा इंडिया है आप लोगों का, एक इंडिया का ये पार्ट हो गया आप लोगों का, पूरी तरह मैंने इंडिया लगभग बना दिया। ऐसे करके आपका इंडिया, ध्यान दीजिए, अगर इसके अंदर में हमारे पास में सेल्स ऑफिसर है जो कि काम को क्या कर रहे हैं, सेल्स ऑफिसर जो माल को बेचने का काम करे, तो आप क्या करोगे, इसके टुकड़े करोगे। सबसे बीच में बैठा दोगे जीएम को, ये जनरल मैनेजर साहब हैं। फिर आपने हिंदुस्तान के 4 टुकड़े किए, सबसे ऊपर का है ईस्ट साइड, ये होता है आपका नॉर्थ साइड, ये हो गया आपका साउथ साइड, ये हो गया आपका ईस्ट साइड, और ये हो गया आपका वेस्ट साइड। आपने 4 जोन बना लिए, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन और वेस्ट जोन। 4 जोन के आपने 4 मैनेजर्स बना दिए। ये हो गया नॉर्थ मैनेजर, ये हो गया ईस्टर्न मैनेजर, ये हो गया साउथर्न मैनेजर, और ये वेस्टर्न मैनेजर। इन 4 मैनेजर के अंदर भी फिर आपने टेरिटरी बना दी स्टेट वाइज में, फिर उसके बाद में आपने बनाया स्टेट वाइज में बना दिया, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज में बना दिया। इस कंडीशन पे आपने जैसे जैसे मैनेजर्स बनाए, ये मैनेजर्स क्या है, ये टेरिटरी वाइज क्या है, डिपार्टमेंट टेरिटरी वाइज बांट दिया। टेरिटरी का मतलब होता है क्या चीज, जहां पे हम स्टेट और कंट्री या फिर इन सब चीज की बात करते हैं, जगह की बात करते हैं, जगह स्पेस की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं, उसे टेरिटरी कहते हैं। तो क्या प्लेस हो गया, ये प्लेस क्या हो गया, एक आपने जोन वाइज बांट दिया, किसी को जोन वाइज। जैसे मैं मान के चलो दिल्ली या फरीदाबाद की बात करता हूं, तो फरीदाबाद के अंदर में हमारे क्या चीज है, 4 जोन बांट दिए गए हैं। कैसे कि अगर मान के चलिए कि 4 जोन बांट दिए गए, जोन 1 2 3 4, मतलब ईस्ट हो गया आप लोगों का, ये ईस्ट हो गया मान के चलिए, ये नॉर्थ हो गया आप लोगों का, ये वेस्ट हो गया, और आप लोगों का साउथ हो गया। तो मानिए 4 डीसीपी बांट दिए, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस 4 बांट दिए। नॉर्थ जोन के हो गए, ईस्ट के हो गए, साउथ के हो गए, वेस्ट के हो गए, और बीच में हमारे बैठे पड़े हैं सीपी साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अलग अलग टाइप से डिवाइड कर दिए गए हैं चारों के चारों डिपार्टमेंट्स को, ताकि टेरिटरी वाइज में, मतलब एरिया वाइज में डिपार्टमेंट को अलग अलग बांट दिया गया है दोस्तों। तो यही बात यही कहता है कि टेरिटरी वाइज में आप डिपार्टमेंट को बांट दो, या प्रोडक्ट वाइज बांट दो, या फंक्शन वाइज बांट दो। फंक्शन वाइज के अंदर में और प्रोडक्ट वाइज के अंदर में बहुत डिटेल डिस्कशन दोस्तों करने वाले हैं, जो कि इसी आज के इस वीडियोस के अंदर में आप लोगों को बहुत जल्दी समझाने वाला हूं मैं। प्रोडक्ट वाइज बता देता हूं आप लोगों को। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो टेक्सटाइल के अंदर में सारे के सारे बंदे बैठे हैं जो कि प्रोडक्शन वाले हो, चाहे वो सेल्स वाले हो, चाहे मार्केटिंग वाले हो, चाहे जो भी हो, सारे के सारे एक जगह बैठे हो। प्रोडक्ट वाइज किस चीज को बांट देना, मानिए वो एक बड़ी कंपनी की बात करता हूं, जैसे कंपनी का नाम है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। यू नो वेरी वेल कि क्या है हिंदुस्तान यूनिलीवर, कौन सी कंपनी है। मैं बात करता हूं HUL की। अगर मैं HUL की बात करता हूं, HUL तो HUL बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। अगर मैं फेयर एंड लवली की बात करता हूं, तो फेयर एंड लवली के अंदर में मान के चलिए जितने भी है, फेयर एंड लवली प्रोडक्ट वाइज बांट दिया, तो फेयर एंड लवली के प्रोडक्ट के एक पर्टिकुलर कौन सा बंदा हो गया, एक बंदा प्रोडक्शन का हो गया, एक बंदा सेल्स का हो गया, एक बंदा मार्केटिंग का हो गया, एक बंदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हो गया। इस टाइप से मैंने दोस्तों बाइफरकेट कर दिया। प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट बांट देना, या डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या चीज बांट देना, काम को बांट देना। ये 3 टाइप्स हो गए, टेरिटरी वाइज, प्रोडक्ट वाइज और फंक्शन वाइज। ये 3 टाइप्स होते हैं कैसे डिपार्टमेंट को बांटने के दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई। फर्स्ट और सेकंड जो है मैं बहुत जल्दी बहुत ही ज्यादा डिटेल में दोस्तों डिस्कस करने वाला हूं, जो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी मैंने क्या ऊपर आपको इसको समझा दिया है। तो दोस्तों आइए थर्ड, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटी असाइन करिए, ड्यूटी दीजिए। सबके अलग अलग इंडिविजुअल बंदों की अलग अलग ड्यूटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटी नहीं होगी तो वो कभी भी वर्क को परफॉर्म नहीं करेगा दोस्तों, और क्या होगा, हमेशा वर्क जो है वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। तो इसके अंदर मैं एग्जांपल के ऊपर मैं मान के चलता हूं, जैसे इसके ऊपर में आता है डेफिनेशन ऑफ द
वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब्स पोजीशंस एंड एलोकेट वर्क अकॉर्डिंगली। डिफाइन द वर्क्स ऑफ डिफरेंट जॉब्स, मतलब हर किसी काम के डिफरेंट जॉब और पोजीशन के हिसाब से काम को देना और एलोकेट करना वर्क को अकॉर्डिंगली। किस टाइप से एलोकेट करना, किस टाइप से काम देना। कहता है वंस डिपार्टमेंट आर परफॉर्म, अगर डिपार्टमेंट परफॉर्म हो जाता है एंड डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ इंडिविजुअल जॉब आर असाइन टू एन इंडिविजुअल बेस्ट सूट्स टू परफॉर्म इट। इस टाइप से डिपार्टमेंट बांटना ताकि जो बंदा जिस काम के लायक हो उसको काम मिले, वो ड्यूटी मिले, ताकि वह काम क्या कर सके, ड्यूटी को अपने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, यही कहता है। या फिर उसको क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस वाइज भी काम देना। देखो ड्यूटी क्या है, क्वालिफिकेशन वाइज मिलती है, एक्सपीरियंस वाइज मिलती है, एबिलिटी वाइज मिलती है, एप्टीट्यूड वाइज मिलती है। इस टाइप से ड्यूटी देना है। जैसे एग्जांपल में कहता है एक्टिविटी ऑफ द फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की कोई भी एक्टिविटी है और कोई भी चीज है तो वो सीए के अंडर में आ गई। मान के चलिए एग्जांपल सीए should be assigned to be personnel having qualifications and experience in the finance। मतलब आपने कह दिया कि अगर कोई फाइनेंस रिलेटेड काम करना चाहता तो उसके पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन करनी चाहिए, सीए तो होनी चाहिए। तो आपने क्या कर दिया, असाइन कर दी ड्यूटी को कि फाइनेंस है तो सीए हो दे दो। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज होगी। और अगर आप बात करते हैं कि भाई मैनेजर बना रहे हैं, मैं सेल्स के लिए मैनेजर बना रहे हूं, तो आपने कहा सेल्स को मैं वही मैनेजर बनाऊंगा जो मैनेजर क्या चीज है, आईएमए से पढ़ के आ रहा है या फिर अच्छे कॉलेज से पढ़ के आ रहा है और जाके एमबीए करके बैठा हुआ है। उसको जो एमबीए से सेल्स करके बैठा हुआ है उसी को सिर्फ हम क्या देंगे, जॉब देंगे। ये आपने क्राइटेरिया बना दिया, अपनी कंपनी का एक क्राइटेरिया बना दिया। ये भी हो सकता है दोस्तों असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं दोस्तों। एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन दी एनी ऑर्गेनाइजेशंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, बिल्कुल एक चेन सिस्टम होता है। जैसे सबसे ऊपर मैं बात करता हूं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये सबसे बड़ा व्यक्ति है कंपनी का, जो कंपनी का मालिक नहीं होता। कई लोगों को होता है कि कंपनी का ओनर नहीं, कंपनी का ओनर नहीं होता, ये भी कंपनी के इंप्लॉई है। सबसे बड़े इंप्लॉई को सीईओ कहते हैं। इनके नीचे में अगर मान करता हूं जीएम आते हैं, जनरल मैनेजर आते हैं। जनरल मैनेजर के अंदर में 3-4 मैनेजर और आगे, प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, सेल्स मैनेजर हो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर हो गए। सेल्स लिख देता हूं, प्रोडक्शन लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना। प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर्स हो गए, सोन कोई भी मैनेजर्स हो सकते हैं। इस टाइप के जितने मैनेजर्स हो गए इनके अंदर में आ गए। और इसके अंदर में क्या हो रहे हैं दोस्तों, काम हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, वर्क परफॉर्म हो रहा है। तो क्या चीज है, रिलेशनशिप क्या होगी इनकी, ये जो रिपोर्ट करेंगे वो अपने से ऊपर को करेंगे, अपने से ऊपर वाला जीएम करेंगे और जीएम के सीईओ साहब को रिपोर्ट करने वाले हैं। यही कहता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। किसकी किससे क्या रिलेशन है, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, इसके बारे में जानना क्या है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसके अंदर में दोस्तों आप कोई भी कर सकते हैं। ये एक चेन सिस्टम होता है, एक चेन होती है जो कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट्स है, कौन आपके साथ में काम करने वाला कलीग है और कौन आपके साथ काम करने वाला सबऑर्डिनेट्स है, कौन सुपीरियर है, कौन जूनियर है। यही रिलेशनशिप क्या कहता है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कहता है। देखिए, ग्रांटिंग रिक्वेस्ट अथॉरिटी टू एनेबल द एम्प्लॉय टू परफॉर्म द जॉब सेटिस्फैक्टरली। मतलब किस टाइप से काम करना है और कैसे काम करना है, इसके बारे में साफ साफ लिख दिया है। ध्यान दीजिए, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल एंड जॉब पोजीशन क्रिएटेड सो दैट एवरीबॉडी नो, हर कोई ये जान सके क्या, फ्रॉम वूम ही इज टू टेक ऑर्डर एंड टू वूम ही कैन इश्यू ऑर्डर। किससे उसको ऑर्डर लेना है और किसको ऑर्डर देना है, इसके बारे में वो तभी जान सकता है जब आप क्या करोगे, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप दोस्तों क्या करोगे, इस्टेब्लिश करोगे। यू मस्ट, आपको क्या काम करना है, यू मस्ट इस्टेब्लिश द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अगर आपने नहीं किया दोस्तों तो आपको वर्क परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आने वाली है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। दिस हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, और ये तभी पॉसिबल है जब आप क्या करो, कोऑर्डिनेशन लेकर आओ, मिलके काम करें, एक दूसरे का सहयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यहां तक दोस्तों ये चीज कंप्लीट हो चुकी है, जो मैंने आपको चारों पार्ट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया है। आई होप दोस्तों आप लोग इसको समझेंगे तरीके से। आप करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपोर्टेंस है, क्या जरूरत पड़ गई ऑर्गेनाइजेशन की, क्या बिना ऑर्गेनाइजेशन से काम नहीं चल सकता, नहीं, बिना ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं चल सकता। कोई ना कोई तो वर्क को परफॉर्म करेगा और हर बंदे के लिए इंडिविजुअल बंदा होना दोस्तों क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आइए पहले करते हैं क्या बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस। आप जब तक काम नहीं बांटोगे स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा। और ऑर्गेनाइजेशन का पहला नियम है कि स्पेशल होना जरूरी है, मतलब स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है। इन ऑर्गेनाइजेशंस एवरी इंडिविजुअल इज असाइन्ड ए पार्ट्स ऑफ टोटल वर्क एंड नॉट टू
होल टास्क। हर किसी के पास में, इंडिविजुअल के पास में अपना अपना काम है, ना कि पूरी कंपनी का काम। जिस ऑर्गेनाइजेशन पे एक व्यक्ति के ऊपर पूरी कंपनी का काम आता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को डूबने में दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि वह क्या करता है, उसको सारा बर्डन होने पे उसके पास में कहीं ना कहीं एरर आना स्टार्ट हो जाता है, डेविएशन आना स्टार्ट हो जाता है, और क्या होती है, कंपनी जो है नीचे की तरफ में जानी स्टार्ट होती है। व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन का मतलब कमियां, तो कमी आना स्टार्ट हो जाती है, डेविएशन होगी। दिस डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ये डिवीजन ऑफ वर्क स्मॉलर यूनिट्स भी हो सकती है, एंड क्या हो सकती है, परफॉर्म हो सकती है, लीड टू स्पेशलाइजेशंस। ठीक है, these organizations promote the specialization which in turns lead to efficient and speedily perform of task। इस तरीके से काम करना ताकि बहुत अच्छे तरीके से आप टास्क को परफॉर्म कर सको। तो दोस्तों क्या चीज है कि स्पेशलाइजेशन होना क्या है दोस्तों, जरूरी है। दूसरा क्या, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, इस टाइप से काम करना ताकि पता हो किसकी क्या लिमिट है और किसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन क्या काम करने के लिए बैठा हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्या था, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग वेल डिफाइंड जॉब, इस टाइप से काम करना ताकि हर किसी को अपना वेल डिफाइंड जॉब पता हो कि आपका क्या काम है, आपको पता होना ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अपना काम नहीं पता तो फिर आप कैसे परफॉर्म करोगे दोस्तों, ये बात यही कहता है। एंड ऑल्सो क्लियरिफाइंग द लिमिट ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कितनी आपकी लिमिट है ऑथोरिटी की और कितनी आपकी लिमिट है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये दोस्तों पता होनी चाहिए ईच जॉब के अंदर में, ईच जॉब के अंदर में, हर किसी काम के अंदर में ये दोस्तों पता होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होगा तो आपके परफॉर्म नहीं कर सकते। यही दोस्तों कह रहा है कि इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्यों जरूरत पड़ती है। पहला हो गया स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है, जो जिसके लायक स्पेशल है उसको वही काम देना। दूसरा क्या हो गया, वर्किंग रिलेशन पता होना चाहिए कि कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं होगा तो काम नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन आता है, मतलब क्या हो गया, वो वर्क जो एडमिन कर रहा है, वो वर्क जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, चाहे वो फाइलिंग की काम हो चाहे किसी भी चीज की काम हो। इट प्रोवाइड ए क्लियर डिस्क्रिप्शंस ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज, आपकी क्या जॉब से क्या ड्यूटी है, विच हेल्प्स टू अवॉइड क्या, कंफ्यूजन्स एंड डुप्लीकेशंस। अगर आपको पता है कि आपका क्या काम है तो आपकी कभी डुप्लीकेशन नहीं होगी। क्या होती है डुप्लीकेशन, एक बंदे को काम दे दिया कि आप आते समय में एक सामान लेकर आना, तो हर दिन आता है तो सामान लेकर आता है, दूसरा बंदा अपने आप लेकर आ जाता है, डुप्लीकेशन हो जाएगी, दो प्रोडक्ट हो जाएंगे और चूज करना मुश्किल हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट लूं, और इसको कंपनी को क्या होगा, लॉस बियर करना पड़ेगा। इस सिचुएशन के अंदर में क्या कहते हैं, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होना चाहिए ताकि हर किसी को पता हो कि किसकी क्या जॉब है। मान के चलिए में कि यहाँ पे जीएम साहब बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके जीएम साहब बैठे हुए हैं और यहाँ पे आपके क्या दूसरे बैठे हुए हैं, सीईओ साहब भी बैठे हुए हैं। आप मान के चलिए दोनों के पास में एक ही इनवॉइस चलेगी, बिल चलेगी, और दोनों ने क्या पास कर दिया, चेक पास कर दिया। दोनों का चेक 1 हो गया और दूसरे का हो गया चेक नंबर 2। इस कंडीशन में दोनों ने चेक इश्यू कर दिया तो आप देखिए कंपनी की क्या ट्वाइस पेमेंट होगी, डबल पेमेंट होगी। इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, कंपनी अच्छे ढंग से नहीं चल सकती। इसलिए हर किसी को पता होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होना चाहिए, जिसका जो काम है वो काम होना जरूरी है। अगर मान के चलिए दोस्तों क्रेडिटर की पेमेंट टाइम पे नहीं हुई तो भी तो क्रेडिटर हमको क्या माल नहीं देगा। क्रेडिटर कौन है, जो हमको माल देता है। डेटर कौन है, जिसको पेमेंट लेनी है वो डेटर है, और जो हमसे पेमेंट लेगा क्रेडिटर है। उसने हमें बिल दिया और 3 महीने क्रेडिट दिया और 3 महीने में उसकी पेमेंट नहीं पहुंची दोस्तों, अगली बार वो माल नहीं देने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा किसकी पेमेंट देनी है और किससे पेमेंट लेनी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए किसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी और काम है। दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल नहीं होगा जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म है। तो क्या चीज कहता है, द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब, हर किसी को प्रॉपर जॉब दो ताकि क्या हो जाए, अवॉइड्स द ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशंस ऑफ वर्क, ताकि कोई भी काम जो है वो खराब ना हो और डुप्लीकेशन ना हो। ये बहुत जरूरी चीज है किसी भी काम को, क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज समान जो चीज आपके पास में ऑर्गेनाइजेशन में जो चीजें है उसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना जरूरी है, यही कहता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन नेक्स्ट है एडेप्शंस ऑफ चेंजेस। अगर कुछ भी चेंज होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, कुछ भी चेंज करना पड़ेगा, आप बहुत जल्दी चेंज करिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन मानिए नए कंप्यूटर लेकर आए हैं तो भी जल्दी चेंज करिए। जिस चीज की जरूरत है उसको चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत जल्दी फ्लॉप होने वाला है। तो दोस्तों क्या कहता है, प्रॉपर डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है 2 टाइप्स के हैं जो कि आपके बुक्स के अंदर में दे रखे हैं, उसको मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं इसके अंदर में। तो ये यही कहता है कि आगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नंबर 1 अगर चल रहा है तो आप चेंज करके क्या कर दो, 2 कर दो, और अगर 2 चल रहा है तो चेंज करके 1 कर दो। यही कहता है ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चर हो गया और दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, इसी के बारे में सिर्फ ये बता रहा है दोस्तों। तो ये मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बहुत ही अच्छे ढंग से डिफाइन करने वाला हूं। तो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसको फ्लेक्सिबल का मतलब टू चेंज, जिसको हम इजिली
चेंज कर सके। तो हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, जिस टाइप से स्ट्रक्चर होगा उसको दोस्तों हम क्या कर सके, चेंज कर सके। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। तो एडेप्शन टू चेंज करने के लिए कुछ भी हो तो आप जल्दी से डिसीजन ले सको। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स, और पर्सनल के डेवलपमेंट करना। पर्सनल का मतलब होता है हमारे सब यूनिट जो हमारे साथ काम करने वाले हैं या वो बंदे जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनके पर्सनल, उनकी भी चीजें क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो इसमें क्या कहता है, साउंड ऑर्गेनाइजेशंस encourage the initiative and relative thinking on part of the employee की अच्छी थिंकिंग और इनिशिएट का मतलब था पहल काम को करना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। अगर हम एम्प्लॉय के पास बहुत अच्छा डिसीजन है, अगर हम उस डिसीजन को नहीं सुनेंगे दोस्तों तो बहुत जल्दी हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्लॉप होने वाली है दोस्तों। यही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है दोस्तों। तो आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिए इंपोर्टेंस कई सारे हम कर चुके हैं। 7th क्या कहता है कि एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। किसी भी फर्म की एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो हम किसी भी फर्म को ना तो एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और ना ही ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये बात यही कहता है कि क्या करना, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डिवर्सिफिकेशंस ऑफ एंड इंटरप्राइजेस बाय एडिंग मोर जॉब पोजीशंस। बहुत सारे जॉब पोजीशंस होंगे, मतलब जॉब पोजीशन का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सारे मैनेजर्स अलग अलग होना, मतलब क्या है, सभी जो स्पेशल काम करने वाले हैं उनके लिए स्पेशल बंदे रखना ही क्या कहता है, जॉब पोजीशंस बहुत सारे इंक्रीज करना कहते हैं। डिपार्टमेंट इंक्रीज करना, प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज करना, और ज्योग्राफिकल या टेरिटरी इंक्रीज करना। इन सबके इंक्रीमेंट से ही क्या होगा दोस्तों, जो फर्म है वो इंक्रीज हो पाएगी। दोस्तों अब जो टॉपिक है वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक, जो कि आपको समझना जरूरी है। जो आपने पढ़ा था अभी बीच में कि आप एडेप्शन टू चेंज, मतलब अपने स्ट्रक्चर को क्या कर दो, चेंज करो। अपने स्ट्रक्चर को आपको क्या करना था, चेंज करना था। वो टॉपिक यही आ चुका है, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। दोस्तों दोनों टॉपिक को बस मैं क्लियर करा देता हूं आप लोगों को, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। देखिए दोस्तों, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं आप लोगों के, तो उसको समझना जरूरी है। देखिए डिविजनल पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं। मानिए आपकी कोई कंपनी है, उसके अंदर में आप क्या काम करते हो, प्रोडक्ट नंबर ए बनाते हो। प्रोडक्ट ए कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट ए के अंदर में मैं बात करता हूं, आप क्या कहते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हो, या फिर मैं समथिंग एल्स 2-3 प्रोडक्ट के नाम ले लेता हूं, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट के नाम लेता हूं। जैसे मैं लक्स की बात करता हूं एग्जांपल के तौर पे, आपने एक लक्स ले लिया कि आप एक लक्स बनाते हो। दूसरा मैं प्रोडक्ट ले लेता हूं, आप क्या डेटॉल बनाते हो। और तीसरा मैं प्रोडक्ट ले लेता हूं, आप क्या बनाते हो, डेटॉल हो गया, लक्स हो गया, और आप कोई डीओ बनाते हो, डिओड्रेंट बनाते हो। तो इस कंडीशन पे डिओड्रेंट हो गया, लक्स हो गया और डेटॉल हो गया। मैं 3 प्रोडक्ट लेता हूं। इस प्रोडक्ट के अंदर में, लक्स प्रोडक्ट के अंदर में एक रूम बना दिया, जिसके अंदर में ये हो गया लक्स रूम, ये हो गया डेटॉल रूम, और ये हो गया आपको डीओ रूम। जो आप परफ्यूम वगैरह यूज करते हो वो हो चुका दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, इस लक्स रूम के अंदर में प्रोडक्शन वाला ही बैठा हुआ है, इसके अंदर आपका सेल्स वाला ही बैठा हुआ है, इसमें आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला ही बैठा हुआ है दोस्तों। और सेम ऐसे ही ये भी बैठे हुए हैं, और सेम ऐसे ही ये भी बैठे हुए हैं। ये हो गया क्या दोस्तों, कि आप इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को बनाना, प्रोडक्ट वाइज बनाना, ताकि आपको पता चल सके लक्स का काम है, ये डेटॉल का काम है, और ये डीओ काम है। इसके अंदर ही प्रोडक्शन वाला है, इसी के अंदर सेल्स वाला है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला है। दोस्तों ये बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया आप लोगों के लिए। तो आपने कैसे अपने स्ट्रक्चर को बनाया, प्रोडक्ट वाइज अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। इसी को दोस्तों कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट वाइज अपने काम को अलग कर दिया, आपने प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्शन वाले को अलग कर दिया, सेल्स वाले को अलग कर दिया, एक एक रूम में सेपरेट काम दे देना, क्या कहलाएगा दोस्तों, इसे कहेंगे हम प्रोडक्ट वाइज। और इसके अंदर में दोस्तों क्या चाहिए, आपका प्रोडक्शन वाला हो गया, इसमें दोस्तों क्या हो गया, आपका सेल्स वाला हो गया, और इसी में दोस्तों आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला हो गया। अब इसको क्या काम दे दिया, इसको आपने 3 प्रोडक्ट दे दिए कोई से भी। अब एक काम कम करो कि लक्स ले लो, डेटॉल ले लो, और डिओड्रेंट ले लो, या परफ्यूम ले लो। इसने भी काम ले लिया, क्या चीज, ये लक्स का हो गया, ये डेटॉल का हो गया, एंड डीओ का हो गया। इसने भी ऐसे सेम ले लिया। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, अब अगर आपने समझ लिया तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है दोस्तों। तो देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम इनको चेंज कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो आइए ध्यान दीजिएगा कि प्रोडक्ट क्या क्या होने वाला है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, इसके अंदर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, अगर मान के चलिए में कि प्रोडक्शन वाले को कोई काम आपने दे दिया और प्रोडक्शन वाले ने उस काम को परफॉर्म नहीं किया दोस्तों, मतलब प्रोडक्शन वाले को काम दे दिया और प्रोडक्शन वाले ने काम को परफॉर्म नहीं किया, तो आप उसको नहीं पकड़ सकते कि ये किसकी कमी है। ध्यान दीजिए, इसके अंदर में आपके पास में प्रोडक्ट एक नहीं, आपके पास में प्रोडक्ट है दोस्तों 20 से 30। अब आप पे 20 प्रोडक्ट्स हैं टोटल। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, प्रोडक्ट्स हो गए टोटल, आपको ये पता करना है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है जो लॉस मेकिंग है, कौन सा प्रोडक्ट है जो लॉस
कर रहा है आप लोगों को। तो ध्यान दीजिए, आप लॉस मेकिंग प्रोडक्ट दोस्तों आप पकड़ सकते हो। कैसे? आप देखोगे लक्ष्य से मेरे को कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितना प्रोडक्शन कर रहे हो और क्या सेल कर रहे हो। आपने पता किया डेटॉल से आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो, कितना सेल किया। आपने पता किया कि डिओड्रेंट से कितना प्रोडक्शन करा, कितना सेल करा। दोस्तों अब आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि इससे मान के चलिए आपको 20,000 रुपए मिल रहे हैं पर मंथ के, इससे 30,000 रुपए मिल रहे हैं और इससे 40,000 रुपए मिल रहे हैं। और एक कोई ऐसा है जिससे लॉस हो रहा था, आप क्या करोगे? उस कंपनी को, उस प्रोडक्ट को बंद कर दोगे। उस प्रोडक्ट को दोस्तों बंद कर दोगे। क्या करना? बनाना ही बंद कर दोगे। लेकिन दोस्तों आइए दूसरी तरफ में, यहां पे क्या प्रोडक्शन वाला क्या काम कर रहा है? लक्स को भी प्रोडक्शन कर रहा है, डेटॉल को भी कर रहा है और डिओड्रेंट को भी कर रहा है। और ये सेल्स वाला यहां लक्स को भी बना रहा है, डेटॉल को भी बना रहा है, डिओड्रेंट को भी। तो सेल्स वाला को आपने सिर्फ कह दिया कि आपको बेचना है, माल बेचो। माल बेच रहा है, उसको ये मतलब नहीं है कि माल क्या है, क्या लक्स है, डेटॉल है, डिओड्रेंट है। उसमें दोस्तों अगर मान के चलिए 1,000 प्रोडक्ट है दोस्तों, तो आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल है कि उस 1,000, सॉरी ये रुपीस नहीं है, 1,000 प्रोडक्ट है। अगर आपके पास में 1,000 प्रोडक्ट है तो आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट जो है अच्छा चल रहा है और कौन सा प्रोडक्ट जो है खराब चल रहा है। और ऐसी प्रोडक्शन के अंदर में आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगा कि किसकी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है दोस्तों और किसकी कॉस्टिंग क्या है, कम आ रही है। ध्यान देने वाली बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। एक तरफ में आप क्या काम कर रहे हो? फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर। और इसको दोस्तों क्या कहने वाले हैं? इसको कहोगे आप डिविजनल स्ट्रक्चर। तो कौन सी चीज बेस्ट है दोस्तों? तो ध्यान दीजिए, आपके पास अगर 1 या 2 प्रोडक्ट है तो आपके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अगर आपके पास है बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो उस कंडीशन पे दोस्तों आपको डिविजनल स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कौन सा प्रोडक्ट आपका अच्छा मार्केट में चल रहा है और कौन सा प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं चल रहा है, कौन आपका लॉस मेकिंग कर रहा है। और इसमें दोस्तों मिक्स हो जाएगा और क्या हो जाएगी? कॉम्बिनेशन में दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। एक तरफ में आपको यह बेनिफिट आया, दूसरी तरफ में बेनिफिट समझिएगा कि जिसने सारी जिंदगी माल बेचा, सिर्फ सेल्स करा, जिसने सिर्फ सेल्स करा, सर चाहे डेटॉल का सेल हो, चाहे लक्स का सेल हो, चाहे वो डिओड्रेंट का, वो सिर्फ सेल कर रहा है, यहां पे सिर्फ वो प्रोडक्शन कर रहा है। तो स्पेशलाइजेशन ज्यादा किसमें आएगी? तो स्पेशलाइजेशन ज्यादा प्रोडक्शन स्ट्रक्चर में आएगी दोस्तों, डिविजनल में नहीं आएगी। तो ये पॉइंट भी इसके अंदर में इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल क्या होता है। डिविजनल में प्रोडक्ट वाइज में चीजों को बांट देना और फंक्शनल के अंदर में दोस्तों क्या होता है? फंक्शनल के अंदर में आप लोगों ने प्रोडक्शन, सेल्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम बनाई, उसके अंदर में प्रोडक्ट डाल दिया। ये 2 चेन होती है जिसको समझना दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आगे जो सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो शायद भी हो सकती है, इसकी मे बी सेकंड और थर्ड वीडियो हो सकती है, उसके अंदर में दोस्तों आप लोगों को इसका टॉपिक और डिटेल में क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, बेल आइकन को दबा सकते हैं दोस्तों, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।